आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर में हैं और गौतम बुद्ध नगर में मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम एन डी दीक्षित जी हैं और आप यहाँ दादरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और लगातार अपने चुनाव में सक्रिय हैं। तो दीक्षित जी, आपका स्वागत है। भाई, आप लोग आए, अच्छी बात है। आप मुझसे प्रचार के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं अवश्य बताऊंगा, पूछिए आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस समय आप लगातार गांव-गांव जा रहे हो, दादरी की विधानसभा में हर उसमें जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि जो है सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बदहाली बहुत ज़्यादा है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? बदहाली क्या, वैसे तो ये गौतम बुद्ध नगर एक विकसित जिला के तौर पर लिखा जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर हो या दिल्ली एनसीआर हो, मैं पूरी दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, यहाँ पर सड़कों का जो देखभाल है वो अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मार्ग हैं वो भी बड़े दुर्गंध युक्त हैं। कोई भी मार्ग गौतम बुद्ध नगर के अंदर या एनसीआर के अंदर जो है ज़्यादा सुदृढ़ और अच्छा नहीं है। यहाँ पर जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जरा भी यहाँ पानी बरस जाए तो यहाँ गंदगी बहुत बड़ी हो जाती है, जिसमें जनता का एक्सीडेंट भी होता है और लोग चोट भी खाते हैं, जो एक सरकार पर अर्थात कर्मचारियों पर बहुत बड़ा धब्बा है। अच्छा, क्योंकि आप जब यहाँ जा रहे हैं, जनता आपसे शिकायत कर रही होगी, बता रही होगी कि यहाँ में रास्ते बहुत ख़राब हैं। तो अब जब आप यहाँ पे आओगे, चुनाव चुन के आते हो, तो आप इसे कैसे सही करवाओगे? देखो, जब हमारे बारे में आपने पूछा है कि मैं कैसे सही कराऊंगा, तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा एक है कि पहले तो जनता को शिक्षित बनाइए। जब जनता शिक्षित होती है तब वो स्वतः मार्ग चुनती है, और दूसरी बात, शिक्षित होने से भ्रष्टाचार कम हो जाता है, और जब तक जनता अशिक्षित रहेगी तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो एनसीआर का विकास नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी आप राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आप गए और वहाँ आपका काफ़ी स्वागत हुआ, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपने मुलाकात किया। तो ये मुलाकात किस विषय पे थी? देखो, राष्ट्रीय पार्टी में मुझे एक त्रिपाठी जी थे जो मुझे लेके गए, और मेरी मुलाकात वहाँ पर संस्थापक जी से और अध्यक्ष जी से कराई। मैंने उनकी बात को संतोषपूर्वक सुना और समझा, और ये कहा उनसे कि देखो, समय आने पर ही मैं आपको निर्णय और वक्तव्य दूंगा। अच्छा दीक्षित जी, क्योंकि आप इस समय लगातार कई सालों से सक्रिय हैं, आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा यहाँ पे। अगर आपको कई जगह से ऑफर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? कुछ आप बता सकते हैं कि कहाँ से ऑफर आ रहे हैं आपको चुनाव लड़ने के लिए? देखो, आप प्रश्न तो बड़े कठिन पूछते जाते हो, जो कहने में मुझे थोड़ा दृढ़ता का अनुभव करना पड़ेगा। देखो, आज के समय में जनता झूठ ज़्यादा बोलती है, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी हो। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, सुनते कुछ है, चलते कुछ है, सीधी बात। अभी मैं आपको पूरा आश्वासन ये नहीं दे सकता हूं कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, भाजपा भी लड़ूंगा या कांग्रेस से लड़ूंगा या किसी अदर पार्टी से लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा। इसके बारे में मैं भी आपको पूरा आश्वासन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि झूठ बोलना मैं अच्छा नहीं समझता। किसी भी कीमत पर भाव में आकर के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीधा मेरा कहना है। और चुनाव तो ये सत्य है कि ईश्वर की यदि अनंत कृपा होगी तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और चुनाव जो है विकास के लिए लड़ूंगा। कि इस समय पंचायत चुनाव नज़दीक है और दादरी में क्योंकि आप प्रत्याशी भी हैं, और यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में अगर जो जिला पंचायत का चुनाव अगर होता है और प्रत्याशी, किस प्रत्याशी के साथ आप रहोगे? कोई प्रत्याशी भी आपसे लगातार मुझे पता लगा संपर्क कर रहे हैं, तो कैसे आप उनका कैसे साथ दोगे आप? देखो, प्रत्याशी हमारे संपर्क में भी हैं और भी हो जाएंगे। अभी चुनाव होने में कम से कम 1.5 साल बाकी है, क्योंकि जब इनकी घोषणा होती है तब जो है तत्काल लोग निर्णय भी लेते हैं और तत्काल ही उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। उससे पहले एकदम कहें आपसे कि मैं फला का साथ दूंगा, वो तो देखो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसी परिस्थिति होगा वैसा निर्णय लिया जाता है, और उसी के अनुसार निर्णय होना भी चाहिए। जी, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में इतनी बदहाली है, तो क्योंकि यहाँ कई सालों से भाजपा का शासन चल रहा है, विधानसभा से लेके लोकसभा के लोग भी सब सरकार इनकी है, इनकी केंद्र से लेके छोटे स्तर तक इनकी सरकार चल रही है, उसके बाद भी यहाँ बदहाली का आलम क्यों है? इसके बारे में कुछ कहोगे आप?
गौतम बुद्ध नगर में बदहाली का मेन कारण ये है कि जब भी इसको कहते तो वैसे एनसीआर पुरी को कि मैं विकसित बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, सुदृढ़ बनाऊंगा, हरा भरा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी वर्ग है, जो मैंने कमियां देखी हैं, वो कर्मचारी वर्ग यहाँ काम नहीं करना चाहता है, और यदि काम करता भी है तो उसे काम के बदले में वो मेहनत ताना चाहिए, पारिश्रमिक चाहिए, जो पारिश्रमिक श्रम कहते हैं वो नहीं चाहिए, तब वो आपके यहाँ काम करेगा करके। अन्यथा यह कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, और कर्मचारी काम न करने के कारण गौतम बुद्ध नगर का पूरे एनसीआर में त्राय त्राय मची हुई है। न तो एनसीआर में कोई सड़क ज्यादा अच्छी है, ना एनसीआर के अंदर पानी का वातावरण अच्छा है, न पानी निकलने का वातावरण अच्छा है। यहाँ तक मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा है, पानी के पीने की व्यवस्था भी एनसीआर में अच्छी नहीं है। तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है पार्टियों को जाता है, जो पार्टियां जीत करके आती हैं वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं, और कर्मचारी वर्ग तो ध्यान देना ही नहीं चाहता है। चाहे उसे कितना भी पेमेंट पैसा जो है गवर्नमेंट दे दे, वो आपस में बंटवारा कर लेते, बंदरवाट जिसे कहते हैं, वो आपस में बंटवारा करके धरातल पे दिखा देते कि काम, कागजों में दिखा देते काम हुआ है, और धरातल पर कोई काम नहीं होता। इस कारण एनसीआर जो है अब विकसित है। अच्छा दीक्षित जी, जब आप शुरुआत में आए थे तब की क्या स्थिति थी? देखो, जब मैं शुरुआत में आया था तब भी यही था, तब से आज तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है, और हमें भविष्य में सुधार होने के चांस भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो शिक्षा का अभाव है, क्योंकि शिक्षा पर मैं बार बार बोलता रहा कि शिक्षा का सबसे बड़ा हमारे देश में अभाव है, और शिक्षा पूर्ण न होने के कारण ये देश गरीबी के कगार पर दर प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि हमारे देश की शिक्षा जो एकदम निःशुल्क होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा कैसी भी हो। और आयुर्वेद रतन जैसी पद्धति जो है, आयुर्वेद जो है, ये शिक्षा में पूर्ण रूप से कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक लागू होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की बीमारियां जो हैं 70% कम हो सके। जब बच्चों को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होगा तो 70% हमारे देश में बीमारियां नहीं होंगी, और 70% ही हमारे देश में व्यभिचार नहीं होगा, जो आज व्यभिचार हो रहा है। जो नग्न प्रदर्शता हो रही है, वो नग्न प्रदर्शता मेरी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं कभी अनुज जी पे लांछन लगाए जाते हैं, कभी प्रेमानंद जी पे लांछन लगाए जाते हैं, तो ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा इतनी कमजोर है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। और जब तक शिक्षा हमारे देश में सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक ये देश विकसित और विशाल कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा दीक्षित जी, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जनप्रतिनिधि की, तो यहाँ जो प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, आप उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं गौतम बुद्ध नगर को लेके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, कोई आप अपील करना चाहते हैं यहाँ के सुधार को लेके? देखो, अपील उनसे मैं क्या करूं, क्योंकि जब खुद ही कोई देश का सीएम या पीएम हो तो उससे अपील करने से फायदा, क्योंकि फायदा इस कारण नहीं होता है कि उससे अपील की भी जाती है, हम नहीं करते हैं, बहुत से लोग अपीलें करते हैं, लेकिन अपीलों की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि बात तो वो यस बोल देते हैं, लेकिन नीचे आकर के जो कर्मचारी वर्ग छोटा है वो उनको उल्टा समझा देता है, और वो उसकी बात मानते, जो बंदा वहां चल करके गया उसकी बात का कोई महत्व नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, उन्हें 1076 पे फोन किया और घर पे फोन किया, उन्हें 1076 उल्टा समझा दिया कि साहब ऐसी सी बात है। कहने का मतलब कुल मिला के किसी का कोई वचरच्चु नहीं है, क्योंकि हमारा जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था एक तो विशाल है, इस कारण उसमें समझ में नहीं आता है। आजकल मैंने देखा जो अधिवक्ता वर्ग है वो भी मनमानी अपनी कर रहा है, जैसा मनाता वैसा करता है। एक पुलिस विभाग जो है अधिवक्ता से भयभीत है, क्योंकि पता लगे ये मुझे उल्टा ही केस न कर दे। तो कहने का मतलब हमारे देश में जो भय का वातावरण ज्यादा है, चाहे कोई विभाग हो, कैसा भी विभाग हो, सब में एक भय का वातावरण है, और मात्र है तो केवल पैसा, कि मुझे पैसा मिले, हम किसी भी हद तक गिर जाएं। और मैंने देखा भी है कि लोग बहुत हद तक गिर जाते हैं, केवल पैसा पैसा पैसा। न तो किसी सीएम पीएम की सुनवाई है, न किसी नेता अभिनेता की सुनवाई है तो मात्र कर्मचारी की। कर्मचारी जो चाहेगा वो करेगा, और वही होता भी है। बाद बाकी तो हवाई चलती रहेगी। वो ध्यान में रख रहे हो, तो जनता से कोई अपील करना चाहते हो आप? जनता से अपील ये करना चाहते हैं, जनता को से मैंने बोला भी है और मैं अभी बोल रहा हूं कि जनता को शिक्षा सुदृढ़ चाहिए, जनता को शिक्षा सुदृढ़ चाहिए, तो इसलिए मैं वोट का हकदार हूं।
दूसरी बात जो मैंने देखा है वातावरण हर विभाग का, हम एक विभाग की बात नहीं करूंगा, मैंने हर विभाग में जो वातावरण देखा है, हर विभाग से जनता पीड़ित है। चाहे किसी विभाग में चली जाए, किसी भी विभाग में चली जाए, उसका काम तभी होगा जब वो क्या, जब वो उनका मेहनताना देगी। अन्यथा मेहनताना नहीं दिया तो किसी भी विभाग में जनता का काम नहीं हो सकता है। यदि जनता इन चीजों से पीड़ित है तो मुझे वोट दे। मैं उससे कोई दक्षिणा में वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं वोट मांग रहा हूं मात्र एक शिक्षा के लिए कि शिक्षा आपको सुदृढ़ और फ्री करवाना है तो मुझे वोट चाहिए। यदि जनता को सारे विभागों से भ्रष्टाचार खत्म कराना है तो मुझे वोट चाहिए। अन्यथा उसकी जैसे इच्छा उसे वोट दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो जातवाद में वोट दे, चाहे संप्रदायवाद में वोट दे, चाहे अहमवाद में वोट दे, उसकी जो इच्छा है वो करे, लेकिन मुझे वोट दे तो मात्र दो उद्देश्य जो मैंने बताए हैं, एक शिक्षा के लिए क्योंकि शिक्षा में ही चिकित्सा आती है, शिक्षा में ही सारे विभाग आते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं की जननी शिक्षा है। जैसे सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, वे सारी समस्याओं की जननी शिक्षा है। जब शिक्षा सुदृढ़ होगी तो जो अपने आप विभाग सुदृढ़ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो कर दिए जाएंगे। क्योंकि राजा का धर्म होता है जब उसका किसी विधि काम न चले, किसी विधि काम न चले तो सीधी सीधी है दंड का विधान, दंड के द्वारा उसे करवा दिया जाता है। भ्रष्टाचार खत्म होना है तो फिर भाई व्लादिमीर पुतिन की तरह निर्णय लेना ही पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे तो यूक्रेन चाहिए। ऐसे ही यहां है कि यदि मुझे देश को अच्छा बनाना है, सुदृढ़ बनाना है तो निर्णय कठिन लेने ही पड़ेंगे, और निर्णय वही व्यक्ति कठिन ले सकता है जो परमात्मा का परम भक्त है जी। क्योंकि कर्मचारी हम ही आप में से ही जाते हैं, हमारी आपके बच्चे जाते हैं वहां पे कर्मचारी, तो इन कर्मचारियों से भी, क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति भी हैं, तो इन कर्मचारियों से भी कुछ अपील करना चाहते हैं, हर विभाग के कर्मचारी से। तो चाहे जो अच्छा काम कर रहे हैं या उसमें बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है काम करने को भी तैयार नहीं है, तो क्योंकि वो हमारे ही आपके घर से जा रहे हैं तो हमारे ही अंग हैं, तो उनसे आप कुछ अपील करना चाहते हो? मैं धार्मिक दृष्टि से भी आपसे कहना चाहता हूँ। आपने कहा मैं कर्मचारियों से अपील करना चाहता हूं, तो कर्मचारियों से मैं एक अपील करना चाहता हूं, यदि अजर अमर अविनाशी हो तो गलत काम करें, पैसा लें, मेहनताना लें, और यदि अजर अमर अविनाशी ना हो तो ये कुकृत्य जैसा कर्म कभी ना करें। क्योंकि जो भी कर्म किया जाता है मनुष्य के द्वारा, जो भी मुख से वाणी निकाली जाती है मनुष्य के द्वारा, वो मरने के बाद मनुष्य का सूक्ष्म शरीर वही बनता है, और वही सूक्ष्म शरीर मनुष्य के जीवन और जन्म का निर्धारण करता है। तब जाकर के मनुष्य का दोबारा किसी योनि में जन्म होता है। यदि कर्मचारियों से अपील कराना चाहते तो मैं एक ही कर्मचारी क्या, मैं भारत की प्रत्येक जनता से यही अपील करूंगा कि जो भी आप मुख से बोलते हो वो बात अंतरिक्ष में छा जाती है, जो भी आप कर्म करते हो वो बात अंतरिक्ष में छा जाती है, और जब मनुष्य मरता है, जब मनुष्य का प्राणांत होता है, तो वही सारे मनोविचार या कर्म आपका सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, और जब वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं उसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपकी गतो और अधगतो दोनों होती हैं। यदि अच्छा कर्म किया है, अच्छे विचार रखे हैं तो गति होगी, और गलत विचार और गलत भावनाएं रखी हैं तो अधोगति होगी, और आप पता नहीं किस योनि में जाएंगे, वो ईश्वर जाने। यदि गलत कर्म करते हैं लोग तो मैं उनसे अपील क्या कर सकता हूं, केवल एक ही कर सकता हूं, यदि आप अजर अमर अविनाशी हैं तो गलत करो, और मरण धर्मा है तो गलत कदापि मत करो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये पंच भंगुर शरीर है।